الحربية الأمريكية في مياه الخليج الفئة، وهي سفن يبدو في الظاهر أنه لا توجد دولة تقوم طائرات الاستطلاع المسيرة مهجر 6 وأبابيل الاثنان المعروفة بصياد السفن. في المرحلة التالية تشن مئات الزوارق السريعة من فئة هركروز قصيرة المدى من نوع نصر هجوما كاسحا، وبالتزامن تندفع موجة من الطائرات المسيرة وفاتح هيكل السفينة بإطلاق طوربيدات ذكية من نوع والفجر من مسافات قريبة. الحربية الأمريكية في مياه الخليج الفئة، وهي سفن يبدو في الظاهر أنه لا توجد دولة تقوم طائرات الاستطلاع المسيرة مهجر 6 وأبابيل الاثنان المعروفة بصياد السفن. في المرحلة التالية تشن مئات الزوارق السريعة من فئة هركروز قصيرة المدى من نوع نصر هجوما كاسحا، وبالتزامن تندفع موجة من الطائرات المسيرة وفاتح هيكل السفينة بإطلاق طوربيدات ذكية من نوع والفجر من مسافات قريبة। तो दर्शकों, देखा आपने, ये जंग की वो तस्वीर है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। ये वीडियो जो अभी आपने देखा, ये ईरान का मेगा अटैक प्लान है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। आने वाले दिनों में इसी वीडियो की तर्ज पर हमला होगा। वॉल पर वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, और इसी वीडियो की तर्ज पर अब हमला होने वाला है। ईरान न्यूक्लियर बातचीत तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अभी जो वीडियो आपने देखा, वो वीडियो जंग की मुकम्मल तस्वीर को पेश करता है, बयान करता है। कुछ इस तरीके से तस्वीरों में जो वॉरशिप आपको दिख रहे हैं वो अमेरिका के हैं, और कुछ इस तरीके से ईरान ने प्लान बनाया है अमेरिका को नेस्तो नाबूद करने का। रेड सी से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिका और इजराइल की ईंट से ईंट बचाने की पूरी तैयारी कर चुका है ईरान। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि एक मुल्क को छोटा समझने की गलती अगर अमेरिका ने की, इजराइल ने की, तो इसका जो आफ्टरमाथ होगा, इसका जो इंपैक्ट होगा, वो बहुत खतरनाक होगा। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल और अमेरिका की तस्वीर को खराब करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ये मत सोचिएगा कि आने वाले वक्त में सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही धमकियां देते रहेंगे। ये तस्वीर बताती है, अगर ये तस्वीर बन सकती है तो ऐसा वॉर प्लान भी बन सकता है। अगर ये तस्वीर बनाई जा सकती है तो अमेरिका को धूल भी चटाया जा सकता है। अगर ये तस्वीर उकेरी जा सकती है तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका और इजराइल को ये गलती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में ये किस तरीके से एक इंपैक्टफुल चीज बनने वाली है। इससे पहले कि हम देश के सवाल में आज इजराइल, ईरान, अमेरिका की तिकड़ी की जंग की तस्वीर और सबसे प्रामाणिक चीजें आपको बताएं, जरा सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं इन तस्वीरों पर। बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ईरान के विरुद्ध यदि जब भी कभी कोई कार्रवाई की जाएगी तो उसका जो इनिशिएशन है वो इजराइल कर सकता है। इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ईरान के विरुद्ध जो एक एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप किया गया है उसे अपने लिए एक रणनीतिक अवसर के तौर पर देख रहा है, और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों की ही मंशा ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी यही है कि वो चाहते हैं कि ईरान की इस्लामिक रिजीम बदल दी जाए, और ईरान के जो टेरर प्रॉक्सीज़ हमास, हिजबुल्लाह, हूती को तो इजराइल ने कमज़ोर किया ही है, लेकिन अब इजराइल को ये अवसर भी दिखाई दे रहा है कि वो इन टेरर प्रॉक्सी के जो मेन स्पॉन्सर और सपोर्टर ईरान को भी कमज़ोर करे, इस्लामिक रिजीम का पतन करा दे। तो इस तरीके के अगर कोई हमला ईरान के विरुद्ध अमेरिका के द्वारा किया जाता है तो उसका जो इनिशिएशन है, उसकी जो शुरुआत है वो इजराइल कर सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। देखिए, यूएस इजराइल का जो पैक्ट है या जो गठबंधन है वो जग जाहिर है, और अमेरिका ये चाहेगा कि इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करे और अमेरिका बैकग्राउंड में या बैकड्रॉप में रहे, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईरान के साथ नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसके जो मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होंगे। तो वो ये बंदूक इज़राइल के कंधे से फायर करने की कोशिश करेगा, और इज़राइल ईरान की अदावत सबको मालूम है, और क्योंकि अमेरिका का पूरा हाथ है इज़राइल के ऊपर, तो ये जो पहल है वो इज़राइल की तरफ से हो सकती है,
अमेरिका इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल का साथ देगा। तो आपने तस्वीर देख ली, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी आपने सुन लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगले दौर की न्यूक्लियर बातचीत से पहले ही क्या इजराइल हमला करने वाला है? जिसके सवाल का सवाल नंबर 1 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या यूएस से पहले इजराइल ईरान पर हमला बोलने वाला है? क्या वो डर है जिसकी वजह से हमला होगा? जी हां, अब सवाल नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं। ईरान ने न्यूक्लियर शर्त नहीं मानी, अब अमेरिका क्या करेगा? क्या हमला होने वाला है? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे, सेना की बैठक में खामनेई के नहीं पहुंचने के मायने क्या हैं? आखिर खामनेई ने पिछले 40 सालों बाद यह बैठक कैसे छोड़ दी? यूएस ने थंडरबोल्ट जेट को जॉर्डन में डिप्लॉय क्यों किया है? उसके पीछे की वजह क्या है? सवाल नंबर 5, नेतन्याहू अमेरिका क्यों जा रहे हैं? कि ईरानी हमले का डर उन्हें सता रहा है और इसीलिए अमेरिका से बात कर कर वो खुद ये चाहते हैं, ये प्लान करना चाहते हैं कि पहला हमला उनकी तरफ से हो ताकि इंपैक्ट ज्यादा खतरनाक ना हो। इस बीच वॉर ब्रेकिंग आ रही है। जी हां, वॉर ब्रेकिंग का रुख करना जरूरी है। इससे पहले कि हम ग्राफिक के जरिए चीजें आपको समझाएं, वॉर ब्रेकिंग बहुत जरूरी है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है जंग के मैदान से। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर जल्द निकलने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेतन्याहू बहुत मुमकिन है कि बुधवार को अमेरिकी दौरे के लिए निकल जाएं, क्योंकि वहां पर अब वॉर स्ट्रेटेजी पर प्लानिंग होनी है। नेतन्याहू बुधवार को अमेरिका जा सकते हैं, इस बाबत व्हाइट हाउस से बातचीत हो सकी है। वॉर स्ट्रेटेजी पर ट्रंप से बातचीत होने वाली है, क्योंकि उनको डर सता रहा है ऐसा ना हो कि ईरान उन पर पहले हमला बोल दे। इजराइल का ईरान पर हमले का डर अब साफ साफ दिख रहा है। अमेरिका से पहले इजराइल का हमला बहुत मुमकिन है कि संभव हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। बुधवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। उनको यह लगता है कि हम बातचीत ही करते न रह जाएं और ईरान उन पर आईसीबीएम्स के जरिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए उन पर हमला कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है, अमेरिका भी तैयार है। अमेरिका क्यों तैयार है वो आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक के जरिए, क्योंकि समझिए इस वक्त जो तस्वीर बन रही है खाड़ी में, मिडिल ईस्ट में जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर बहुत खतरनाक, डराने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। थंडरबोल्ट के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। थंडरबोल्ट 2 क्या है जरा देखिए और समझिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि अमेरिका बातचीत ही नहीं कर रहा है, अमेरिका अपनी मुकम्मल फाइनल तैयारी में भी लगा हुआ है और आने वाले वक्त में यह जंग ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। थंडरबोल्ट क्या है? क्लोज एयर सपोर्ट अटैक फाइटर जेट है, यानी जब जमीनी लड़ाई होती है तो इस तरह की जंग में थंडरबोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोज एयर सपोर्ट है, जमीन के बहुत करीब रहकर मारता है और इसीलिए इसकी डिप्लॉयमेंट की गई है। दूसरा बहुत अहम जो इसके लिए जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, वॉरथॉग नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी शक्ल वॉरथॉग की तरह होती है, दांत लगे होते हैं, कटीले दांत लगे होते हैं इस फाइटर जेट पर। बख्तरबंद वाहनों को मारने में एक्सपर्ट रहता है। जी हां, बख्तरबंद जो वाहन होते हैं, जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, उन पर यह निशाना लगाता है, इसलिए यह बहुत खतरनाक हो जाता है। जी हां, थंडरबोल्ट एक टैंक किलर जेट है, यानी जमीन की लड़ाई में यह ऐसा अचूक फाइटर जेट है कि जब जमीन पर लड़ाई होती है तो जमीन के बहुत करीब जाकर मारता है। 30 mm की जेयू मैटलिंग गन लगी हुई है जो एक बार में हजारों गोलियां फायर करती है। एवेंजर रोटरी कैनन लगे हैं जो करीब करीब 4000 राउंड पर मिनट फायर करते हैं। जरा सोचकर देखिए कि कितनी तेज ये रिएक्ट करता है वॉरफील्ड में। 1200 पाउंड से ज्यादा की टाइटेनियम बॉडी है, टॉप स्पीड 420 मील प्रति घंटे की है, शॉर्ट रनवे से उड़ने में सक्षम है। अब मैं आपको संक्षेप में थोड़ा समझा देता हूं। थंडरबोल्ट डिप्लॉयमेंट वहां होती है जहां पर जमीनी लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन जमीन में उतरने का अगर मसला होता है तो अमेरिका उस जगह पर थंडरबोल्ट को डिप्लॉय करता है। ये जमीन के बहुत करीब रहकर मारता है। ये कैनन्स को मार सकता है, इंटरसेप्टर को मार सकता है, रॉकेट लॉन्चर्स को मार सकता है, बख्तरबंद गाड़ियों को मार सकता है, टैंक्स को मार सकता है। जमीन से हवाई हमला करने वाले जितने भी इक्विपमेंट, मशीनरी या टैक्टिकल गियर्स होते हैं, उन सबको निशाना थंडरबोल्ट लगाता है। और ये अगर डिप्लॉय हुआ है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। और समझिए टाइटेनियम की फुल फ्लेज बॉडी होती है, यानी अगर बम का गोला लग भी जाए तो थंडरबोल्ट 2 सीरीज का जो फाइटर जेट है इसे असर नहीं पड़ेगा। अगले ग्राफिक्स की तरफ आते हैं। अब आपको बताते हैं कि यूएस से पहले क्या इजराइल हमला करने का प्लान कर रहा है। यह भी आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। समझिए स्ट्रैटेजी क्या है, इजराइल क्यों डर रहा है, यह भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इजराइल ने अमेरिका को अपनी वॉर स्ट्रैटेजी बताई है, बातचीत हुई है दोनों मुल्कों के बीच। और स्ट्रैटेजी नंबर 2 भी आपको बता देते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेड लाइन पर बातचीत हुई है कि अगर रेड लाइन क्रॉस कर देता है ईरान तो हमला हम पहले करेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 3 क्या है? इजराइल ने ईरान पर अकेले हमले की बात कही। उन्होंने कहा कि आप बातचीत करते रहिए, लेकिन मेरा देश मुश्किल में है तो पहला हमला मैं ही कर देता हूं, आप न्यूक्लियर डील पर बातचीत करते रहिए। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, यह बात इजराइल समझता है।
स्ट्रैटेजी नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आने जा रही है। स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से आने वाले वक्त में अब इजराइल अमेरिका के साथ दो दो हाथ करने को तैयार है और उसी दो दो हाथ के जरिए वो अमेरिका को वाकिफ करा रहा है कि देखिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। कैपेसिटी को खत्म करने की योजना है, क्योंकि जो उनकी मिसाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी ज्यादा ईरान की इस वक्त है, उनको लगता है कि अगर वक्त रहते इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी। जी हां, अगली स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर, स्ट्रैटेजी नंबर 6, ईरान के प्रोडक्शन इंफ्रा को भी इजराइल बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका वहां बात करता रहेगा न्यूक्लियर डील को लेकर, और यहां पता नहीं वक्त रहते कब ईरान ने हमला बोल दिया इजराइल पर तो तेल अवीव, ओफाखिम, वेस्ट बैंक, ये तमाम जो इलाके हैं, न्योतव्योत, ये सारा इलाका है, यरूशलेम है, ये तमाम इलाके बर्बाद हो जाएंगे। और इसीलिए लगातार इजराइल फूक फूक कर कदम रख रहा है। वो देख रहा है कि भाई ओमान में बातचीत तो चल रही है लेकिन बेनतीजा बैठक रही है, और बैठक बेनतीजा रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इंतजार करते रहेंगे। सेना की बैठक से खामने गायब हुए, आपको पता है, और ये पिछले 40 सालों में पहली मर्तबा हुआ है। इसके पीछे की वजह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 37 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 37 साल में पहली बार खामनेई जो उनकी आर्मी की बैठक होती वहां से गायब रहे। वजह क्या थी? यूएस हमले के डर से खामनेई ने सेना की बैठक छोड़ दी है। 40 साल से जो शख्स बैठक में था वो भाग गया डर के मारे। यूएस हमले के डर से खामनेई भागे हैं, किसी बंकर में छिपके बैठे हुए हैं। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है और यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यानी एयरफोर्स के जो कमांडर की जो बैठक होती है बहुत अहम होती है। जैसे कि किसी भी देश की तीनों सेनाएं जो बैठक करती हैं, ईरानी एयरफोर्स के कमांडर की बैठक थी। प्लान होना था, स्ट्रैटेजी प्लान होनी थी अमेरिका और इजराइल के साथ जंग की, वहां से वो गायब थे। 8 फरवरी को यानी कल देर रात वो बैठक हुई थी और खामनेई वहां से गायब थे। एयरफोर्स के कमांडर्स की बैठक हर साल होती है और पिछले 40 साल से खामनेई इस बैठक का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो गए नहीं। और सीडीएस अब्दुल रहीम वहां पर गए, उन्होंने बैठक को लीड किया, वहां पर वो बैठे रहे और उनकी जो बातचीत थी उस बातचीत से ये लग रहा था कि खामनेई डरे हुए हैं। उनको लगता है कि वो बैठक के लिए पहुंचे और कहीं अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी तो उनका क्या होगा। बंकर में छिपे हुए हैं और अब्दुल रहीम जो मौसवी है वो सीडीएस है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वहां के ईरानी फौज के, वो बैठक में पहुंचे और खामनेई से वहां पर नहीं आए। अब एक सवाल यह भी आपके मेरे जहन में आता है कि अगर यह बैठक फेल हो गई तो क्या होगा। ईरान यूएस बातचीत फेल हुई तो अगला कदम अमेरिका का क्या होगा, अमेरिका करने वाला है, इस पर भी चर्चा जरूरी है, इस पर भी बातचीत होनी जरूरी है। जी हां, अमेरिका जाहिर तौर पर ईरान पर हमला करेगा अगर यह बातचीत नहीं तब्दील होती है किसी फ्रूटफुल सेक्शन में। हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जंग भड़क जाएगी, क्योंकि तमाम जो खाड़ी देश है उन पर भी असर पड़ेगा। एयर स्पेस नहीं मिलने से अमेरिका खाड़ी देशों से नाराज होगा जिनसे अभी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, यह हमला बहुत खतरनाक होगा, यह भीषण हमला होगा और इराक, बहरीन, कतर, यूएई में भी ईरानी हमले होंगे, क्योंकि अमेरिका इन तमाम मुल्कों के बेस को इस्तेमाल करेगा ईरान पर हमले के लिए। सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया में भी अटैक होगा और इसकी वजह यह होगी कि ईरान उन मुल्कों से बदला लेगा जिन मुल्कों ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस, अपनी जमीन दी है। कहने को तो तमाम खाड़ी देश ये कह रहे हैं कि हम अपना एयर स्पेस, जमीन और समंदर नहीं देंगे अमेरिका को, लेकिन अमेरिका को कोई रोक पाया है क्या? इन तमाम देशों में उनके फौजी अड्डे हैं, उन फौजी अड्डों से अमेरिका हमला करेगा। थंडरबोल्ट 2 डिप्लॉय हुआ है जॉर्डन में, यानी वो जॉर्डन से फ्लाई कर वहां पहुंचेगा और ईरान में तबाही मचाएगा। तस्वीरें पीछे हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो जो जारी किया ईरान ने, ये कमोबेश सारी कहानी बता रहा है। इस बीच वॉर ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। मेरे पीसीआर की जो टीम है वो ब्रेकिंग देने जा रही है। यूएस ईरान के बीच परमाणु वार्ता का राउंड 2 जल्द होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, ईरान के बीच परमाणु वार्ता का जो पहला फेज था वो बेकार हो गया, कुछ भी निकल कर नहीं है। राउंड 2 जल्द होने वाला है और खबर यह आ रही है कि अगले हफ्ते राउंड 2 हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले हफ्ते ये राउंड 2 हो सकता है और इसीलिए लगातार अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 8NC थंडरबोल्ट विमान को जॉर्डन में डिप्लॉय किया गया है, यानी उधर बातचीत चलती रहेगी, लेकिन जंगी तैयारी इधर लगातार चालू रहेगी। और यूएस ईरान के बीच परमाणु वार्ता का जो राउंड 2 है, बहुत मुमकिन है कि अगले हफ्ते मंडे, ट्यूसडे तक ये वो राउंड 2 हो जाए। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो देखने की बात होगी कि आखिरकार अब वहां से तब्दीलियां कितनी होती हैं, वहां से चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। इस बीच एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उसके जरिए भी बातचीत करने की बहुत जरूरत है। और ईरान का अब हम लगातार आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से उनके वॉर और वेपन्स को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल आपको टीवी पर दिखाई दे रहा है, मेरे साथ स्क्रीन पर मेरे साथ जेके त्रिपाठी साहब है, एक्स डिप्लोमेट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब है, ही इज अ डिफेंस एक्सपर्ट। दत्ता साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक सिंह मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरजू काजमी साहब मेरे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, पाकिस्तान से आप जुड़ी हैं, आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं मैम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका शोभा। सबसे पहला सवाल
मैं दत्ता साहब आपके पास आ रहा हूँ। अभी जो तस्वीरें मैं दिखा रहा था एआई वीडियोस, आप देखिए ईरान ने जारी किए हैं और उन वीडियोस को देख के लगता है कि वो वॉर स्ट्रैटेजी है उनकी, किस तरह से वो हमला करेंगे। इसके अलावा खामनेई इस बार आर्मी की जो ईयरली बैठक होती है उसमें नहीं पहुंचे हुए हैं। अमेरिका ने थंडरबोल्ट वहाँ डिप्लॉय कर दिया जॉर्डन में। एक और वॉरशिप है जो अब मूव कर रही है फारस की खाड़ी की तरफ, यानी ऑलरेडी 2 वॉरशिप वहां पर थी। यूएस अब्राहम लिंकन और यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहां ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। एक और वॉरशिप वहां डिप्लॉय हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री जा रहे हैं बुधवार को अमेरिका। वो कह रहे हैं भाई आप लोग बातचीत करते रहिए, बात खेलते रहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि इस बीच ईरान हमें मार दे। तो वो भी अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। सर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस सारी डेवलपमेंट्स पर सर, जो वॉर को लेकर हो रही है? देखिए, अमेरिका ने कई दिनों से ये काफी कोशिश की कि किसी तरह से ईरान को मतलब डराया जाए, धमकाया जाए, जिसे Right, sir. कोअर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक ऐसा उन्होंने मतलब भ्रम फैलाया कि शायद ईरान मतलब गिव इन कर जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि उन्होंने पहले जिस तरह से खाना जंगी ईरान में शुरू कराई, जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है उसने उसको कंट्रोल किया, और उसके बाद ईरान ने जिस तरह का एक फ्रंट खोल के रखा है और एक कहते हैं ना कि बहादुरी वाला जो फसाड उन्होंने दिखाया है, उससे अमेरिका थोड़ा सा चिंतित है। क्योंकि आप ये देखिए, अमेरिका ने जो 4 शर्तें रखी थी, ईरान कुछ शर्तों को मानने के लिए तैयार है, जो मेरे हिसाब से ये मेरे जातीय तासुरात हैं कि मतलब ईरान ये नेगोशिएटिंग टेबल पे आने को तैयार है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि साहब उनका जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम है उसको भी मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं, उसको भी मैं रेगुलेट करूं, और जो उसके जो जैसे जो प्रॉक्सी लड़ाके हैं जैसे हमास हो गया या हिजबुल्ला हो गया, उनके ऊपर भी वो कहता है कि साहब बिल्कुल लगाम लगे और ईरान उनका समर्थन न करे। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान इस बात पे राजी होगा, क्योंकि देखिए ईरान की फजाइया अगर आप देखें तो Right, वो क्योंकि उस पर इतनी सैंक्शंस लग चुकी हैं कि वो बिल्कुल जमींदोश हो रखी है, उसकी बिल्कुल दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल। तो वो केवल गाइडेड मिसाइल के सिस्टम पे ही इस युद्ध में हुंकार भर सकता है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि साहब इसके ऊपर कोई इस तरह का लगाम लगे। तो ईरान का जो स्टैंड है वो बिल्कुल बदस्तूर है, Right, और sir. ईरान के लिए ये लास्ट डिच एफर्ट है। जी ठीक है। मैं त्रिपाठी साहब के पास जा रहा हूँ, एक्स डिप्लोमेट है सर। अब ऐसा लग रहा है कि जो न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चली थी, फर्स्ट पार्ट बेनतीजा रही, फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स। अब अगले हफ्ते दोबारा दोनों मुल्क मिलने वाले हैं, लेकिन इस बातचीत के दरमियान तैयारियां आप देखिए कि इजराइल जैसे बहुत बेचैन दिखाई दे रहा है, और अमेरिका से बातचीत हुई है। ये क्रूशियल, मतलब हमारे पास ये बिल्कुल पुख्ता ये खबर आई है कि इजराइल ने अमेरिका से बातचीत की है कि एक रेड लाइन, एक थिन रेड लाइन है, अगर ईरान ने उसे क्रॉस कर दिया तो हम अमेरिका का वेट नहीं करेंगे हमले के लिए, विल रिटेलिएट इन आवर ओन ग्रामर एंड स्टाइल। और पहले भी इजराइल ये कर चुका है, क्योंकि इजराइल जिस तरह का मुल्क है सर, वो किसी का इंतजार नहीं करता। उसे लगता है कि हमें खतरा है तो वो रिटेलिएट करेगा, फिर चाहे जो भी इंपैक्ट हो, आफ्टरमाथ हो। आप इस कम्युनिकेशन को कैसे देख रहे हैं सर इजराइल के? सर आप म्यूट पे हैं, काइंडली अनम्यूट योर ऑडियो सर। दत्ता सर। मनोज जी, अब आवाज आ रही मेरी? हाँ, आई कैन हियर यू सर, बाबुलंद आ रही सर, बताएं। देखिए, अगर इजराइल पहले हमला करता है तो उसके रिपरकशन न सिर्फ इजराइल के लिए सीरियस होंगे बल्कि यूएस के लिए। इजराइल ने पिछली बार भी हमला किया था, उसके जवाब में क्या हुआ था? उसके जवाब में ईरान ने भी हमला किया, दोनों ओर से लिमिटेड डैमेजेस हुए। लेकिन अभी अगर इजराइल हमला करता है तो इसको ईरान सीधे सीधे अमेरिका द्वारा समर्थित हमला मानेगा, और फिर वो सिर्फ इजराइल पे नहीं, वो अमेरिका के जितने कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया वगैरह में जितने भी सैनिक अड्डे हैं उन पे निशाना बनाएगा। और अमेरिका चाहे जितना कतर है, इससे ये लगेगा कि हाँ, अमेरिका के और ईरान के बीच में वॉर छुट गई है। जैसे कि अमेरिका और रूस के बीच में हम सब जानते हैं कि वॉर है, नेटो और रूस के बीच में, हालांकि ऑफिशियली ये यूक्रेन और रूस के बीच में। तो ऐसी हालत में अमेरिका एक मुश्किल में पड़ जाएगा। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ थी कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने कहा भी, वार्निंग में दी अमेरिका को कि अगर ईरान पे हमला हुआ या यहाँ पर अगर जंग के हालात और बदतर किए गए तो उससे अमेरिका को ही नहीं, उससे गल्फ को भी खतरा होगा, और गल्फ के देश ममालिक ये मानने को तैयार नहीं, ये भुगतने के लिए तैयार नहीं। राइट। तो एक तरह से टैसिक वार्निंग थी अमेरिका को
कि आप ज्यादा हस्तक्षेप यहाँ बंद कर दीजिए। और एक चीज मुझे तो बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे ताज्जुब होता है कि जब मई में ट्रंप ने ईरानियन न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया था, उसके बाद बड़े बड़बोलेपन से कहा था कि हमने ईरान को इतना वो कर दिया है, इनफेक्टिव कर दिया है कि कम से कम 10 साल तक तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम सर नहीं उठा सकेंगे। लेकिन अगर उन्होंने इतना इफेक्टिव कर दिया है, इतना उसको मेम कर दिया है, पंग कर दिया, क्रिपल कर दिया, तो अभी एक साल के अंदर ही कैसे ईरान उनकी नजर में इतना सक्षम हो गया है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा और सबको धमकाएगा? तो या तो ट्रंप वहां झूठ बोल रहे थे और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। और मेरे ख्याल से तो वो वहां झूठ बोल रहे थे, वैसे उनकी आदत है झूठ बोल के लिपापोती फिर उनका स्टेट डिपार्टमेंट करता है। तो अमेरिका की किसी बात पे या इजराइल की भी किसी बात पे अभी हम आंख मूंद के बिना किसी डिस्काउंट के 100% भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जमाना जो है, ये जमाना सिर्फ हमले का नहीं, हमले से पहले माहौल बनाने का और हमले से पहले अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को वो करने का है, उसको साहस देने का है, हमले से पहले उसको एनकरेज का, उसको अश्योर करने का कि देखिए हम तैयार हैं। यही ईरान कर रहा है, यही यूएस कर रहा है, यही इजराइल कर रहा है। तो इस वॉर ऑफ मिस इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन में अभी ये नहीं पूरा पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है। ठीक है सर। लेकिन अगर इजराइल हमला करता है वार्ता के दौरान, अभी अगले हफ्ते वार्ता भी सेकेंड राउंड होने जा रही है आपने कहा, अगर इजराइल हमला करता है तो ये सिर्फ न इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी परेशानी का सबब होगा, क्योंकि खाली ये फिर वार वहीं तक नहीं रुकेगी, लोकलाइज नहीं रह जाएगी, ये फिर इस वार में बड़े बड़े लोग भी पड़े। फेयर इनफ सर, प्लीज स्टे विथ मी सर। डॉक्टर अभिषेक सिंह मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं सर। जो बात कह रहे हैं त्रिपाठी सर कह रहे हैं, जो बात मैं थोड़ा सा उससे ना इत्तेफाकी रखता हूँ। मेरा कहने का मतलब सर ये है कि इजराइल जितना बेचैन दिखाई दे रहा है और जिस तरह की कम्युनिकेशन इजराइल दूतावास में आया है, और ऑफिशियली ये कहा गया है कि अमेरिका से इजराइल ने बातचीत की, उन्होंने कहा है कि भाई आप न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं लेकिन हमें ईरान पर भरोसा नहीं है। एक रेड लाइन है, क्योंकि जो शर्त बनी थी कि भाई आप अपने आईसीबीएम प्रोडक्शन को बंद करिए, लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स है उसके प्रोडक्शन को बंद करिए, ईरान ने मना कर दिया। इसके बाद कहा गया और इजराइल अमेरिका से ये कह रहा है कि आप हमला करिए, क्योंकि आपकी शर्तें ईरान ने नहीं मांगी हैं, उसको ज़्यादा मोहलत मत दीजिए, जितना ज़्यादा मियाद वक्त मिलेगा वो उतने ज़्यादा मजबूती से इजराइल पर हमला करेगा। और ये जो डर है सर, ये जो कपकपी है, ये वहां पर दिखाई भी दे रही है इजराइल के भीतर सर। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम ये पूरा विवाद देखें जो अमेरिका और ईरान के बीच जा रहा है, उसमें इजराइल एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। राइट सर। और जो हाल के घटनाक्रम जिसका आपने हवाला दिया, उसके 2-3 कारण देखने को मिलते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेतन्याहू जो है अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो ये उनकी 7वीं मुलाकात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। एक तो इजराइल का यहाँ पे जो सबसे पहली चिंता ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही है, ऐसा ना हो वो बातचीत या समझौता केवल न्यूक्लियर डील को लेकर हो जाए। उनका ये मानना है कहीं ना कहीं ये जो एग्रीमेंट है, इसका जो दायरा है बहुत नैरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सीमित एग्रीमेंट या सीमित साझेदारी पर बातचीत होती है तो उससे इजराइल को नुकसान होगा। इजराइल को नुकसान इसलिए होगा क्योंकि जैसा कि अभी हमारे पहले एक्सपर्ट्स ने भी बोला कि जो आईसीबीएम कैपेसिटी है ईरान की, जो मिसाइल कैपेसिटी है, जिसके दायरे में इजराइल आता भी है और जिसकी क्षमता से इजराइल वाकिफ भी है, क्योंकि इसके पहले बैकग्राउंड का दोनों देशों के बीच संघर्ष हो चुका है पिछले वर्ष में। तो इजराइल की बड़ी चिंता ये है नेतन्याहू की कि कोई भी डील या कोई भी बातचीत या कोई भी समझौता केवल और केवल परमाणु कार्यक्रम पे ना हो, बल्कि जो मिसाइल कैपेसिटी है उसको भी लिमिट करने की बात होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इजराइल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कारण है। दूसरी बात इसमें क्या है कि आज के समय में जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ये सारे ग्रुप्स जो हैं जो लंबे समय तक ईरान के लिए काम करते रहे, ईरान ने लंबे समय तक कुछ संरक्षण दिया, आज वो थोड़ा कमजोर स्थिति में है, उन पर हमले भी हुए। तो इजराइल को ये लग रहा है कि ये सही समय है कि जो प्रॉक्सी ग्रुप जो ईरान स्टेट जिनको प्रमोट करता है उनको भी इस समय न्यूट्रलाइज कर लिया जाए। तो इसलिए भी वो इस बात से चिंतित है कि कोई भी समझौता जो ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको भी सीमित करने का, उनको भी खत्म करने की दिशा में होना चाहिए। तो ये भी एक चिंता है इजराइल के लिए कि ऐसा ना हो कि इस समझौते में, इस बातचीत में जो इजराइल का सुरक्षा का खतरा है, इजराइल का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, वो खतरे में पड़ जाए।
और इसीलिए नेतान्याहू और इजराइल की सरकार इस प्रयास में है कि कोई भी बातचीत, कोई भी समझौता इजराइल के सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए किया जाए। जहां तक ईरान की बात है, ऐसा लग रहा है कि ईरान हो सकता है कि जो परमाणु एजेंडा है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पर कुछ रियायतें अमेरिका को दे, उस पर सहमति बना ले। लेकिन क्या वो मिसाइल प्रोग्राम और ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स को लेकर उसकी भूमिका है उस पर सहमत होगा, उसकी आशंका कम। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट और एक नैरो एग्रीमेंट के बीच तनातनी चल रही है, और इसमें इजराइल जो है अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाह रहा है। इसीलिए जो है नेतान्याहू बार बार ट्रम्प सरकार से बातचीत करने पर। ठीक है, आरजू काजमी भी मेरे साथ हैं। आरजू, आप तो लगातार इंटरनेशनल मसलों को ट्रैक कर रही हैं और आप बहुत वाकिफ़ हैं इजराइल किस तरह का मुल्क है, किस तरह का देश है, कितना एग्रेसिव है। तो अभी जो सिचुएशन आपको बनती दिख रही है, मैं आपका व्यक्तिगत आपका एनालिसिस भी चाहता हूँ शो में, कि अभी क्या इजराइल अकेला अलहदा इस जंग में जा रहा है? क्योंकि अमेरिका जिस तरह से चीज़ों को लिंगर ऑन कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि अमेरिका ना तो ईरानियन मिसाइल्स की रेंज में है, ना उनको कोई खतरा है। सबसे अधिक जो दिक्कत है वो इजराइल के लिए है, क्योंकि जून 2025 में जब दोनों मुल्कों के बीच जंग हुई थी तो बहुत तबाही बर्बादी हुई थी। $50 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा था। तो जो डर इजराइल के अंदर है, कहीं वो डर इस जंग को तो नहीं वो कर देगा, स्पार्क कर देगा? आरजू जी देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान में बात की जाती है या जहाँ तक मैंने सुना है, तो वो तो यही है कि अमेरिका के बहुत ज़्यादा रिलेशंस हैं इजराइल के साथ। बल्कि कहा तो यही जाता है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी हद तक इजराइल के अंडर ही है और वो उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि इजराइल चाहता है। लेकिन इजराइल ने अगर ईरान पर अटैक किया या अमेरिका ने साथ दिया, तो ईरान आपको बाकी गल्फ कंट्रीज या इस्लामिक नेशंस की तरह नहीं दिखेगा। हमेशा से हमने तो यही देखा है कि जब कभी ईरान पे कोई अटैक किया गया या ईरान को रोकने की कोशिश की गई, सैंक्शंस भी लगाई गई, सब कुछ हुआ है, तब भी ईरान ने पलटकर जवाब दिया है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अगर अमेरिका और इजराइल, या अगर इजराइल अकेला भी अगर कोई आके और ईरान के ऊपर किसी किस्म की धौंस जबरदस्ती की कोशिश करेंगे तो वो उसमें कामयाब रहेंगे। क्योंकि आप अभी हालत देख ही रहे हैं कि ईरान की किस तरह से है, कि जाहिर है कि उनकी इकोनॉमी की भी, उसके बाद सैंक्शंस के बाद भी वो पलटकर जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल या अमेरिका या कोई भी जो है वो इस वक्त ईरान को जो है वो एक तरह से प्रेशर में ला सकेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, तो मैं पाकिस्तान को भी ज़रा बीच में लाऊंगी कि यहाँ पे ज़रूर इस बात को लेकर परेशानी है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो पाकिस्तान किस साइड पे जाएगा। क्योंकि जाहिर है कि ईरान हमारा नेबर भी है, ईरान के साथ भी हमारे रिलेशंस है और अमेरिका के साथ भी आजकल हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी आप लोग देख ही रहे होंगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए काफ़ी एक मुश्किल मरहला आ जाएगा कि ये किस तरह से अपने आप को मैनेज करें। दोनों तरफ जो है वो एक साथ तो ये रह भी नहीं सकते, लेकिन किसी एक को छोड़ देने का भी आजू झुकाव किधर ज़्यादा है? झुकाव किधर ज़्यादा है, दोस्त की तरफ या पड़ोसी की तरफ या गुड फ्रेंड की तरफ? देखिए, अमेरिका की तरफ ही हमारा झुकाव रहता है और अफगानिस्तान के वक्त भी उधर ही था और ईरान के वक्त भी उधर ही है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जैसे अफगानिस्तान मार लगा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ किया तो फिर ईरान से कौन बचाएगा, ये इनको सोच के चलना होगा। फेयर इनफ मैम। ब्रिगेडियर साहब, देखिए जो नैरेटिव हम बार बार रोज़ बात करते हैं कि जंग नहीं होगी, ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है, और ये जो डिप्लॉयमेंट है, जो तैयारियां हैं, ये जो वीडियोस जारी होते हैं, एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन पता नहीं मुझे ये बात क्यों लग रही है बार बार, क्योंकि जितना मैंने इजराइल को स्टडी किया है और जब वहाँ पर हमले हुए थे इजराइल में, तो मैं बहुत वक्त इजराइल में रहा भी और मैंने वहाँ पर हमास के हमले के बाद महीनों ट्रैक किया इजराइल को, वहाँ रिपोर्टिंग भी की। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत जो चल रही है चलती रहेगी, लेकिन इजराइल कोई ना कोई बीच में कुछ ना कुछ अचानक एक सरप्राइज मूव इजराइल ज़रूर करेगा इस पूरे कम्युनिकेशन में, इस पूरे सिनेरियो में। सा हाँ बिल्कुल, देखिए आरजू जी ने बड़े अच्छे तरीके से अपने जो पॉइंट्स रखे और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। वो बहुत क्लैरिटी के साथ बात करती हैं सर, वो बहुत क्लैरिटी के साथ बात करती हैं ऑलवेज। और उन्होंने देखिए दो चीज कही कि जिस तरह से इजराइल की जो पकड़ है अमेरिका के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए, जितने धनाढ्य लोग हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, जितने जहनी लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं और जो वहाँ की सियासत पे पकड़ रखते हैं, वो सारे ज्यूज हैं। तो अमेरिका बिल्कुल ये नहीं चाहेगा। और ज्यूज एक ऐसी कौम है, एक मतलब एक ऐसा मिशन है कि वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपने देश को नहीं छोड़ सकते। तो ये सबसे बड़ा वो है। और इजराइल इस बात को बिल्कुल जानता है और तभी अमेरिका उसके साथ खड़ा होता है। रही बात इजराइल की, देखिए अमेरिका इजराइल को ये कोशिश करेगा कि साहब
आप किसी तरह से ये जो लिमिटेड ऑफेंसिव है वो ईरान के ऊपर लॉन्च करिए, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका कोई ऑफेंसिव लॉन्च करता है तो आप देखिए मिडिल ईस्ट में करीब 10-12 देशों में उसके जो बेसेस हैं, और आप देखिए या तो देखिए अमेरिका डियागो गार्शिया का जो बेस है वहां से ऑपरेट करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का, वियतनाम के जो ऑपरेशंस हुए थे, और ये बेस इसीलिए उसके करीब 2500 सैनिक ऑलरेडी हैं वहां पे। राइट सर। तो वो उसकी जितनी भी मिसाइल्स है ईरान की वो उनसे दूर है, तो हो सकता है वो ऑपरेशंस वहां से लॉन्च करे। ये केवल एक डिसेप्शन प्लान हो या एक कंटिजेंसी प्लान हो, क्योंकि आर्मी में इस तरह के प्लान किए जाते हैं इस तरह से। मतलब सरप्राइज और डिसेप्शन एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है किसी ऑपरेशन की प्लानिंग के लिए। तो वो वहां से या तो ऑफेंसिव लॉन्च करे या इजराइल को फोर्स करे, लेकिन इजराइल ने वो रेसिपी टेस्ट कर रखी है मतलब जून में लास्ट ईयर, और इजराइल के भी उन्होंने छक्के छोड़ा दिए थे। अगर और थोड़े दिन युद्ध चलता तो शायद इजराइल सोचने पे मजबूर हो जाता कि साहब मुझे युद्ध विराम की तरफ चलना चाहिए। तो ईरान जिस तरह की, क्योंकि ईरान की जो इस्लामिक रजीम है वो उसके लिए लास्ट डिच एफर्ट है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि साहब इस बार नहीं तो कभी नहीं, तो उसके बाद वो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते, तो वो पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा देखिए, आजकल कोई युद्ध अकेले नहीं होता है। आज रूसो यूक्रेन वॉर को देखिए आप, 1:5 का पावर रेशियो है, लेकिन उसके साथ अमेरिका खुद खड़ा हुआ है। तो मतलब आज ईरान के साथ रशिया खड़ा हुआ है, चाइना खड़ा हुआ है, टर्की उसके साथ है, तो ऐसे कई और देश हैं जो उसके साथ खड़े रहेंगे। और उसको जो जौहरी ताकत है, त्रिपाठी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि साहब या तो अमेरिका तब झूठ बोल रहा था या अमेरिका आज झूठ बोल रहा है। और यकीनन अगर देखिए कोई जौहरी जो वेपन्स है उसे मालूम है कि साहब कोई शो विंडो पे तो रखेगा नहीं, 5 लेयर्ड सिक्योरिटी रखी जाती है। तो उनके पास जो मतलब जिसे कहते हैं कि वो संवर्धन करने की जो प्रक्रिया है, और 50 मिसाइल्स ईरान हर महीने बना सकता है। तो जिस तरह से वो मतलब अपना जो मिसाइल प्रोडक्शन है उसको वो ऑगमेंट करेगा, तो वो यकीनन इजराइल और अमेरिका के लिए एक चिंता का सबब बनेगा। हालांकि दोनों ताकतें काफी मतलब कुव्वत रखती हैं। ठीक है सर, इससे पहले कि मैं बाकी पैनल के पास जाऊं, एक बड़ी खबर आ रही है सर, उसको लेना बहुत जरूरी है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर ये बड़ी खबर है, और बिग बॉल पर मैं आपको बताऊंगा। लगातार जंग के मैदान से हर अपडेट आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश हम करें। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इजराइल ने चिंता जाहिर की है। जो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान के रॉकेट प्रोडक्शन कम करने की बात लगातार इजराइल कह रहा है, जो बात अभी हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इजराइल ने चिंता जताई है। उनको लग रहा है कि भाई अगर अभी कंट्रोल नहीं हुआ तो मुश्किल बढ़ जाएगी। इजराइल को ईरानी मिसाइल हमले का डर सता रहा है। जो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल चाहता है कि यूएस ईरान पर हमला करे, यानी बातचीत का दौर बहुत हो गया। अब ईरान पर हमला अगर नहीं होगा तो मुमकिन है कि इजराइल हमले का शिकार हो जाए। ईरान को रेड लाइन पार नहीं करने देंगे, ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस को कही है, अमेरिका को कही है, ट्रंप को कही है कि भाई आप लोग बातचीत करते रह जाएंगे और यहां हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। पिछला हमला अभी तक उससे हम उबर नहीं पाए हैं, और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि हमला होगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, जो कि त्रिपाठी जी, आप तो लगातार सर इंटरनेशनल मसलों को ट्रैक कर रहे हो और सालों का अनुभव आपके पास है। कहते हैं कि जो डर है वो डर आदमी से वो करा देता है जो सामान्य तौर पर आदमी नहीं करता। और ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू बहुत डरे हुए हैं। वहां के जो आर्मी चीफ है, वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर, उन सबके नैरेटिव में पढ़ रहा था सुबह, तो वो सब डरे हुए हैं। वो बार बार अमेरिका से कह रहे हैं कि भाई बातचीत का दौर चलता रहेगा, यहां पर कुछ हमला हो गया हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आयरन डोम की जो फैसिलिटीज है सर, उसको फिल करने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है। वन गो में करीब 22 राउंड फायर करता है एक आयरन डोम, जो तेल अवीव, वेस्ट बैंक और वहां पर है, उनकी कैपेसिटी 40 तक है। लेकिन पूरे इजराइल को कवर करना, उसको रिफिल करना, दोबारा उसको अपलोड करना और दोबारा फायर करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो उनको तो पता है कि पिछली बार हमला हुआ था तो इतनी बर्बादी हुई थी, ऐसा ना हो कि उनकी आईसीबीएम्स चलनी शुरू हो जाए, क्योंकि ईरान के पास तो कुछ भी, उनका एक ही मोटिव है, करो या मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनका देश कहां जा रहा है। देखिए तिवारी सर, आप सही कह रहे हैं कि नेतन्याहू को भी बड़ा डर है कि क्या क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, आज के जमाने में जंग से ज्यादा जंग का खौफ काम करता है। राइट सर। और अभी वही हो रही है कि अभी जंग शुरू नहीं हो रही है, जंग का खौफ चारों ओर फैलाया जा रहा है और वही काम करेगा। आपने जैसा कि बहुत सही कहा कि पिछले बार आयरन डोम होते हुए भी ईरान ने नहीं बल्कि हमास, जो कि
कंपैरेटिवली बहुत छोटी फोर्स है, हमास ने ईरान के आयरन डोम को भेज दिया था। बहुत बर्बादी हुई थी सर, बहुत बर्बादी हुई ईरान को, सॉरी उनके इजराइल को, तो इजराइल को ये डर है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद नहीं है कि वो ईरान उसको भेज न सके। और देखिए, जहां तक मैंने पढ़ा है कि ईरान के पास एक मिसाइल था जो मुझे याद नहीं है नाम, पिछले दशक में बनाया गया था, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर थी। सर उसका नाम अल फतह 2 है, वो 2200 किलोमीटर सर उसकी रेंज है, और पहुंचने में लगेगा सर 7 मिनट का वक्त, 8 मिनट का वक्त। क्रूज, सुपरसोनिक क्रूज है। अभी एक ऐसा मिसाइल शायद बनाया जिसकी पहले 2000 किलोमीटर रेंज थी, उसको उन्होंने 4000 किलोमीटर तक के लिए हाँ, तो खुर्रमशहर 2 सर उन्होंने डिप्लॉय भी कर दिया और उसको लगा भी दिया, उसकी तस्वीरें भी आई हैं सर। अब ये है, अमेरिका भी जानता है कि भले अमेरिका उसके निशाने पे नहीं होगा, लेकिन अगर जंग छिड़ी तो डिएगो गार्सिया तक 4000 किलोमीटर भी नहीं है डिएगो गार्सिया, वहां तक उसके मिसाइल जा सकते। और गल्फ में तो जो 12 जगहों पे उनके अमेरिका के बेसेस है, वहां भी मिसाइल तो जाएंगे ही जाएंगे। राइट सर। तो अमेरिका इसमें, और खास तौर से अभी जब ट्रम्प अभी और भी कई चीजों में घिरे हुए हैं, यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हुआ है और कई जगह पे फ्लैश पॉइंट्स हैं। ट्रम्प खुद ही अभी उनके यहाँ जो इलेक्शंस हैं कुछ सीटों के लिए, सीनेट के लिए, उसके लिए खुद ही आपने देखा होगा कि सुना ही होगा कि उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव को बुला के ये कहा कि भाई अगर इन सीटों पे हमारे लोग नहीं जीते तो समझ लीजिए मेरे लिए इम्पीचमेंट पक्का है कि मैं इम्पीच कर दिया जाऊंगा। तो अब ये सब चीजें अगर, लेकिन फिर भी हम नहीं मान सकते कि ट्रम्प इस सब चीजों को बहुत मानेंगे, क्योंकि ट्रम्प का सिंगल पॉइंट दिमाग चलता है, सिंगल फोकस डील पे चलता है। ही इज अ डीलर एट द बेस्ट, नॉट अ लीडर। राइट। तो वो हो सकता है कि अपनी, वो खुद ही नहीं जानते कभी कभी कि वो क्या करने वाले हैं, तो इसलिए वो उतना डिस्काउंट दिया जा सकता है। लेकिन नेतन्याहू की एक समस्या ये भी है कि इस सब के बावजूद, हमास को काफी कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करने के बावजूद अभी भी नेतन्याहू की रेटिंग जो है, पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत कम है। और वो उधार के टाइम पे अपनी कुर्सी पे हैं, वहां इलेक्शन ऑलरेडी हो जाने थे लेकिन नहीं हुए। उनको ये डर सता रहा है कि कहीं मेरी कुर्सी मेरे नीचे से न खिसका ली जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी इजराइल इतनी जल्दी हमला कर देगा, क्योंकि अगर इजराइल जल्दी हमला कर देता है तो ट्रम्प की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, फाइन सर, पॉइंट टेकन। डॉक्टर अभिषेक, पिछली बार जब गाजा में ऑपरेशन इजराइल ने शुरू किया तो इजराइल ने बाकायदा ऑफिशियली ये बयान दिया था कि हमने जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, बूट्स ऑन ग्राउंड किया, तो अमेरिका ने वक्त रहते हमें हथियार मुहैया नहीं कराए, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये ऑफिशियल बयान इजराइल का है। तो क्या कहीं ना कहीं इजराइल भी बाकी मुल्कों की तरह अमेरिका पर बिलीफ नहीं करता, विश्वास नहीं करता? क्या उसके अंदर भी शक और शुबा है अमेरिका की स्ट्रैटेजी को लेकर, उनके बोलने को लेकर, उनके काम करने के तरीकों को लेकर? क्योंकि एक देश जंग में कूदा हुआ है और आपने उनको आर्मरी सप्लाई नहीं की, आपने उनको वेपन सप्लाई नहीं किए, तो शायद इजराइल भी विश्वास नहीं कर रहा अमेरिका पर क्या इस पूरे मसले पर? डॉक्टर अभिषेक। हाँ, जैसा कि आपने बताया, चाहे अगर गाजा वॉर का एग्जाम्पल ले लें या फिर जो डील को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, तो ऐसा तो प्रतीत होता है कि नेतान्याहू और इजराइल सरकार जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो अमेरिका की नीति है उसको लेकर थोड़ा असमंजस में है। वो दुविधा में कि कहीं ना कहीं ये डील क्या उनके हितों को या उनकी सुरक्षा को सिक्योर कर पाएगी। क्योंकि इजराइल के साथ जो सबसे बड़ा संकट है इजराइल के लिए, ईरान जो है और उसकी जो मिसाइल कैपेसिटी अल फतह का जिक्र किया, वो एक इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है। और किसी भी देश के लिए जो इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट है उसको नियंत्रण करना, उसको कंटेन करना बहुत बड़ी जरूरत होती है। दूसरी बात है कि नेतान्याहू ने जो पूरी अपनी छवि, जो राजनीतिक छवि जो उन्होंने बिल्डअप की है गाजा लड़ाई के बाद में और पहले भी, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि को मजबूत मतलब बनाया है, एक सशक्त नेता जो कि इजरायली राष्ट्रीय हितों को, इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इजराइल की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है। तो उनको लग रहा है कि अगर इस बातचीत में कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसी सहमति हो गई जिससे इजराइल की सुरक्षा को नुकसान हो गया, तो इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ उनकी जो पर्सनल छवि है स्ट्रॉन्ग लीडर की, उसको भी नुकसान होगा और उसका इम्पैक्ट उनको इलेक्शंस में भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर भी है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, विशेष करके जो ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी उसको लेकर, ईरान की जो मिसाइल कैपेसिटी उसको लेकर एक डर भी है, और साथ ही साथ जो इजरायली नेशनल सिक्योरिटी है उसको कैसे
मजबूत रखा जाए, उसका भी उनके पास एक चिंता है। और यही देखने को मिल रहा है इन तीन बातों से कि इजराइल उस पूरे मामले में बराबर जो है अपनी कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है आरजू, जो जो विश्वास वाली बात होती है, अमेरिका बहुत बड़बोला मुल्क है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन करता वही जिस पे उसका फायदा है। जैसे कि सर भी कह रहे, त्रिपाठी सर कह रहे हैं कि इज ए डीलर, वो बिजनेसमैन है, उनको जहां अपना फायदा दिखेगा, पाकिस्तान के साथ फायदा दिख रहा है तो आज पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ फायदा दिख रहा था तो इंडिया के साथ थे, कल को चाइना के साथ हाथ मिला चुके हैं रेयर अर्थ मेटल के लिए, उनको वहां फायदा दिख रहा है, कल को रशिया के साथ फायदा दिखेगा तो हो सकता है कि पुतिन के साथ एक और 2 राउंड हो जाए बातचीत और चीजें बेहतर करने की कोशिश की जाए। इजराइल ऐसा लग रहा है कि फंस गया है अमेरिका के उस पर कि भाई अमेरिका बात करेगा, अमेरिका इस पूरी कन्वर्सेशन को लीड कर रहा है और अमेरिका जिस तरह से अब मूव कर रहा है जंग को लेकर और जो भी वॉर कम्युनिकेशन हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि इजराइल कहीं स्टक हो गया है, ऐसा लग रहा है बीच में। देखिए कोई भी कंट्री हो, आप किसी भी कंट्री का नाम लें इंक्लूडिंग पाकिस्तान या भारत या अमेरिका, सभी अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने बेनिफिट्स को देखते हैं। Right. यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री यहाँ पे सोशल वर्क करने के लिए बैठी है। Right. जो भी काम कर रहे हैं वो सबके सब अपने अपने बेनिफिट्स ही देख रहे हैं। Right. लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इजराइल को छोड़ देना अमेरिका के लिए इतना आसान होगा। Right. क्योंकि जिस तरह से उनका होल्ड रहा है हमेशा से, जो हम लोग सुनते आए हैं अमेरिका में, तो उसका हाथ छोड़ देना जो है वो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए बहुत कोई आसान चीज होगी। ये पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं, बाकी कंट्रीज को शायद हो सकता है कुछ टाइम के लिए कॉर्नर कर सकते हो, लेकिन इजराइल जितना अमेरिका के साथ है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो इजराइल को जो कुछ चाहिए वो उनको ना दे। शायद डिले कर सकता है लेकिन मना नहीं कर सकता। एक रीजन ये भी आरजू, जिस खित्ते में, जिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इजराइल है वो बहुत टैक्टिकल एरिया है, वहां पर अमेरिका अपनी मौजूदगी चाहेगा कि उधर सीरिया है, एक तरफ लेबनान आपके पास गोलन हाइट्स पर है, सीरिया बॉर्डर वहां लगता है, लेबनान बॉर्डर लगता है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी जो हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज वहां से बॉर्डर लगता है, तो बहुत क्रूशियल एरिया, रेड सी इज अ वेरी क्रूशियल प्लेस फॉर अमेरिका। तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल को नाराज करना ट्रम्प चाहेंगे, बिकॉज ही नीड अ पेनिट्रेशन टू ऑल ऑफ द प्लेसेस, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इजराइल को कभी भी नाराज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप ईरान की बात भी जो कर रहे हैं, तो ईरान ने अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने लेकर आए। कई कंट्रीज इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज भी जो है वो एक तरह से घुटने टेक देते हैं अमेरिका के आगे, लेकिन ईरान को अभी तक हमने ऐसा करते नहीं देखा। चाहे जितना मर्जी उनके ऊपर प्रेशर डाला गया हो, ईरान ने हमेशा यही कहा कि जी हम पलट के वार कर देंगे या पलट के अटैक कर देंगे। इस तरह की बात आपको किसी और कंट्री की तरफ से कम ही मिलती है। एग्जैक्टली। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ईरान एक शिया मुल्क है और कहा जाता है कि जो शिया होते हैं उनमें बहुत कुव्वत, बहुत शक्ति होती है, बड़े सहनशील होते हैं वो, मतलब बहुत पेशेंस उनके अंदर होता है, मुल्क के लिए, कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए वो आखिरी दम तक लड़ते हैं। उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो शियाओं का हिस्ट्री सर थोड़ी बहुत जो मैंने पढ़ी, जो मुझे पता है, एक बहुत अहम बात ये भी है कि जो खाड़ी के मुल्क अभी अमेरिका को कह रहे हैं कि हम आपको अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, अपना समंदर नहीं देंगे, अपनी ज़मीन नहीं देंगे, लेकिन जो कम्युनिकेशन आ रहा है सर, मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। अमेरिका जहां चाहेगा वहां से फ्लाई करेगा और ईरान पर हमला करना अगर उसको होगा तो करेगा, जैसे जॉर्डन, कुवैत, इराक, अजरबैजान। तो ये जो यूएई, ये जो ये देश है, मुझे लगता है अमेरिका को जब मन करेगा इनका इस्तेमाल कर सकता है। इनकी हिम्मत नहीं है अमेरिका को रोक दे कि नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू टू फ्लाई फ्रॉम आवर एयर स्पेस। सर देखिए बिल्कुल, देखिए अमेरिका का एक जो मेन इंटरेस्ट है वो है ऑयल, और अमेरिका के पास इस तरह की रिसोर्सेज और रीच हैं कि वो अपने जो मेनलैंड है वहां से भी इन ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। या जैसे डियागो गार्सिया का मैंने उदाहरण दिया था, उसने वो बेस इसीलिए बनाया हुआ है कि वो एशिया में या ईस्ट यूरोप में या और कहीं मतलब अफ्रीकन किसी कंट्री पे कोई ऑपरेशन लॉन्च करना चाहे तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। लेकिन वो ये नहीं चाहेगा, क्योंकि देखिए ईरान ने साफ और वाजे कर दिया है कि अगर कहीं की भी कोई सरजमी इस्तेमाल की गई अमेरिका द्वारा तो ईरान रिटेलिएट करेगा एंड ईरान विल रिटेलिएट हार्ड। तो ये दूसरा, अमेरिका ये नहीं चाहता कि साहब उसकी वजह से वहां के जो लोग हैं वो उसके खिलाफ हो जाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए साहब, ट्रंप का साहब का जो नाम रखा गया है तो ऐसे थोड़ी रखा है ट्रंप, वो भी तो एक तुरुप का इक्का ही है एक तरह से। तो वो ये चाहेंगे कि साहब उनके जो माली इंटरेस्ट हैं वो सामरिक इंटरेस्ट की वजह से खराब ना हो जाएं। तो वो इस तरह से प्लान करेंगे कि मतलब कोई ऐसी न्यूट्रल जगह से ऑपरेशंस को लॉन्च करेंगे जिससे ईरान जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है जहां उसके बेसिस हैं उन पे मतलब कोई अटैक ना करे। और ईरान ने बिल्कुल साफ किया हुआ है, आप देखिए अल-दफरा है यूएई में, सऊदी अरेबिया ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि साहब हम मदद करने को तैयार हैं, अमेरिका शुड अटैक ईरान,
लेकिन सऊदी को ये पता नहीं है कि साहब अगर ये एक्शन में तब्दील हो गया तो सऊदी के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वहां पर हुती रेबल्स भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तमाम मेहमानों का। तिवारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। आरजू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।